Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Today we will studying the topic non-communicable disease NCD. This topic is very important for the students who are preparing for FSSAI CBT2 exam or any other state FSO exam. So please आगे बढ़ते हैं. आगे जाने से पहले I would like to tell you about the course which we are giving you, that is FSSAI CBT CFSO PO CBT2 exam course. It is a complete course. The thing which you will get in the course is complete notes as per the syllabus, printable study material, YouTube class आपको मिलेगा class notes के साथ. You will get one question bank e-form में होगा आपका वो e-book के form में. This all will be quality content as per the exam. और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली 899 रुपीज में. अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां से जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हो. अगर आपको कुछ डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा नंबर व्हाट्सएप का गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके पूछ सकते हो. इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जिसपे जाके भी आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो. और agriculturegk.in हमारा वेबसाइट है, इधर से भी आप इनरोल कर सकते हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. आगे चलते हैं. अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, द टॉपिक्स विच वी विल स्टडी इन दिस वीडियो, दैट इज विल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीडी. एनसीडी क्या होता है, ओके, किस किस वजह से होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में. Second, we'll study about how it is harming women. ह्यूमन के लिए कैसे ये हार्मफुल है. ह्यूमन मीन्स बच्चों के लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए, सारा मिला के ये कैसे हार्म कर रहा है ह्यूमन को. ओके. इसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या है इसके लिए. देखो, हर एक डिजीज का कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, ओके, जिसके वजह जो कंट्रीब्यूट करता है उस डिजीज को और बढ़ने को या फिर थोड़ा कम होने को. तो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि आप एनसीडी जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, उसका वजह क्या है, वो होता है ये. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो आपका रूट्स पे है ये इनका रिस्क फैक्टर है. ये कहीं ना कहीं आप ये चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये सारे डिजीज हो रहे हैं. ओके. तो ये जो रूट कॉजेज है ये होता है रिस्क फैक्टर्स, जिसके वजह से हो रहा है ये चीज. फोर्थ है हाउ वी कैन कंट्रोल इट. अब ऑब्वियसली डिजीज है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन. तो अभी उसको कंट्रोल कैसे करें, विद द हेल्प ऑफ डाइट. डाइट के हेल्प से कंट्रोल करें कैसे, इसके अलावा कोई और अगर और तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं तो वो होता है कि अगर डाइट से कंट्रोल हो जाए फिर तो सही है, या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं जो कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता, क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. तो ये जो होता है एक तरह का क्रोनिक डिजीज होता है. क्रोनिक डिजीज का क्या मतलब होता है कि इट इज वेरी, ये इतना खतरनाक है कि ये आप पर जान भी ले सकता है. ओके. ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये डिजीज. ठीक है. एक होता है एक्यूट डिजीज, मतलब जिस जो भी नॉर्मल स्टेज पे है, अभी वो ग्रो कर रहा है. ठीक है. मतलब वो ग्रो करने वाला फेज होता है अक्यूट. लेकिन अगर अक्यूट से क्रोनिक हो जाए तो क्रोनिक का क्या मतलब है, क्रोनिक का मतलब है कि वो अब बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्प्रेड हो गया है बहुत ज्यादा आपके बॉडी में. तो यही इसका रीजन है. ओके. सेकंड है इसका स्प्रेडेबिलिटी. स्प्रेडेबिलिटी का मतलब है पर्सन टू पर्सन. ओके. लाइक अगर हम लोग बात करें चिकन पॉक्स का, तो चिकन पॉक्स क्या होता है, वो स्प्रेडेबल डिजीज होता है. ओके. वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है. एचआईवी हो गया, ये सब स्प्रेडेबल डिजीज होता है. लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके नाम से ही पता लग रहा है
अगर हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लिखते हैं, इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब ये किसी वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं जाता है, स्प्रेड नहीं होता है। ओके। थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ डेवलपिंग सिम्टम्स। सिम्टम्स जब डेवलप होगा वो काफी लेट से आपको मालूम चलेगा। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो भी सिम्टम्स होता है किसी भी डिजीज के लिए, वो काफी लेट पता लगता है। इसी वजह से इसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले मालूम चल जाएगा फिर तो हम लोग उसका डॉक्टर के पास जाके उसका हम लोग इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स ही लेट आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका इलाज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर लेट से मालूम चलेगा तो। अभी मेरा बात सुन के यू मस्ट हैव गेस्ड कि ऐसा एक डिजीज है जो कि कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पहले नहीं मालूम चलता है, लेकिन वो जब मालूम चलता है उस टाइम पे उसका इलाज करना मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण डेथ रेट बहुत ज्यादा है कैंसर के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिम्टम्स है वो काफी ज्यादा लेट मालूम चलता है। अर्ली स्टेज पे तो कोई सिम्टम होता ही नहीं है। ओके, अर्ली स्टेज पे आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा, जब काफी टाइम हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसका ये सिम्टम्स आ रहा है। ओके। अभी अगर आपको सिम्टम्स मालूम चल भी जाए, उसके बाद टाइम ऑफ ट्रीटमेंट लॉन्ग पीरियड, मतलब जो ट्रीटमेंट का टाइम ये डिजीज लेता है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 10 गोली खाया और आपका ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें या तो आप समझ लो इसमें आप लाइफ लॉन्ग दवा लोगे, या फिर अगर लाइफ लॉन्ग नहीं भी लोगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक दवा लोगे। ठीक है। हाँ, अगर ये डिजीज बच्चों में अगर मालूम हो जाए तो बच्चों में फिर भी क्योरेबल किया जा सकता है, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो इतना ट्रीटमेंट लेने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन अगर एज ग्रुप के हिसाब से अगर बड़े लोग को मालूम चले ये चीज काफी लेट, तो फिर मुश्किल होता है, उनको लाइफ लॉन्ग इसका मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबा चलता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल करें बात का इसका, तो एग्जाम्पल डायबिटीज कह लो। अभी हम लोग हमेशा सुनते हैं अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज हो तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कि डायबिटीज पूरा अगर एक बार हो गया मतलब वो लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत बहुत रेयर केस में ही वो खत्म होता है। ठीक है, तो डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज, और उसको क्योर करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप मेडिसिन लेते रहो लेते रहो लेते रहो कंटिन्यूअसली। ठीक है, जो सेकंड होता है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है, जो आपका हार्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, वाल्व, वो ब्लॉक हो जाता है, जहां से ब्लड जा रहा है हार्ट को वो ब्लॉक हो जाएगा, तो वो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज भी पहले नहीं पता लगता है, वो या तो आपको हार्ट अटैक होगा तो ही मालूम चलेगा कि ठीक है आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज था, या फिर तो अगर आपने चेकअप करवाया, ठीक है, आपको कुछ हल्के मुल्के सिम्टम्स दिखे जिसको कि आपने इग्नोर नहीं किया, आपने जाके चेकअप कराया, उस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वरना इसका कोई खास सिम्टम्स नहीं होता है कि आपको तुरंत ऐसे मालूम चले कि हाँ अगर सिम्टम हो रहा है मैं जाके चेक कराता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। द थर्ड वन इज कैंसर। ऑब्वियसली कैंसर तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका सिम्टम्स तो लास्ट स्टेज पे या फिर उसके आसपास ही आता है, उसके पहले तो आना बहुत मुश्किल है इसका सिम्टम्स। ओके, और इसका इलाज में भी आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। एंड कोरोनरी रेस्पिरेटरी कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज। कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने वाला जो डिजीज होता है जिसमें आपकी सांस नहीं आती है ढंग से, उसको कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। तो उसका भी सिम्टम्स पहले नहीं मालूम चलता है, वो काफी टाइम से होते 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 जब काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस केस में मालूम चलता है कि जैसे अभी कोविड के टाइम पे न्यूमोनिया काफी हो रहा था। ओके, तो निमोनिया क्यों पहले से नहीं मालूम चल रहा, क्यों बाद में मालूम चल रहा, जब आदमी के हार्ट को 70% निमोनिया हो गया है, 80% हो गया है, जिस केस पे उसका बचना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये सब चीज लेट ही मालूम चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ रिस्क फैक्टर है इस डायग्राम में, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बस शॉर्ट फॉर्म में कुछ दिया है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। ओके, तो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक फैक्टर। ठीक है,
अभी जेनेटिक फैक्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि जेनेटिक फैक्टर क्या होगा। जेनेटिक फैक्टर मतलब जीन्स, इसमें जीन्स इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या इंक्लूडेड है? जीन्स। इसका क्या मतलब है कि आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, उनसे जो जीन्स आप में आई है उसमें उसके थ्रू क्या क्या हो सकता है। तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो इट इज मोस्ट पॉसिबल कि उनके बेटे या फिर उनके बच्चों को डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को कैंसर है फैमिली में, इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि उनके जो बच्चे होंगे उनको कैंसर हो सकता है, देयर इज चांसेस। ठीक है, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि ओबेसिटी आप कह सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी तो नहीं कहेंगे, ओबेसिटी का मतलब होता है अगर ओवर वेट है बहुत ज्यादा, तो इट इज पॉसिबल कि आपके अंदर जो जीन्स आए हैं उसमें भी वो जीन हो ओबेसिटी का, और आपका भी बॉडी, आप भले ही ना कुछ खाते पीते हो लेकिन आपका बॉडी ऑटोमेटिकली फैलना चालू कर देगा। क्यों? बिकॉज आपको जीन्स में वो चीज मिली है। ठीक है, तो वो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है, एपिजेनेटिक चेंज मतलब कुछ चेंज इन जीन्स अगर होता है तो उसके लिए भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। इन्वायरमेंट एक्सपोजर, रेडिएशन, अगर आप काफी टाइम तक रेडिएशन वाले जगह पे हो जहां पर कि आपको बैड रेडिएशंस मिल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि स्किन कैंसर क्यों होता है? जब सन का रेडिएशन स्किन के सेल को अब नॉर्मली ब्रेक करने लगता है तो। ठीक है, अगर आपका स्किन का सेल जो होता है वो नॉर्मली ब्रेक होता है, तभी हम लोग का जो सेल है वो ब्रेक 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 हो के रिपेयर होता है खुद ब खुद। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो ब्रेक जो हो रहा है वो अब नॉर्मली होना चालू कर जाए, ठीक है, तो उस केस में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल बेस्ड म्यूटेशन। ठीक है, अभी टॉक्सिक मटेरियल म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है आपके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको कि अगर हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से अगर वो मॉडिफाई होता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड है। ओके, इसमें न्यूक्लियोटाइड है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंजेस हो रहा है, क्यों? अगर हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, अगर हम लोग इसको रेडिएशन दे रहे हैं, फिर कुछ केमिकल की वजह से, तो उस केस में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्यों होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन इज द मेजर रीजन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है? एयर पोल्यूट हो जाता है और वही एयर हम लोग अंदर लेते हैं तो हमारा लंग्स उससे डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर लंग्स डैमेज होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और भी आगे भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज द मेन रीजन। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर में। इसके अलावा वेदर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है ये चीज। सनलाइट, यूवी रेडिएशन, सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि रेडिएशन अगर डिस्टर्ब कर दे आपके सेल म्यूटेशन को या फिर आपके सेल के डिवाइडेशन को, तो उस केस में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट इज सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होता है? आपका एज। कोई कोई आपने सुना होगा कि एज के हिसाब से तो ये बीमारी हो ही जाती है, लंबे उम्र में तो ये बीमारी हो ही जाती है। बहुत लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बीमारी है जो कि मोस्टली केसेस में प्रोबेबिलिटी है कि आपको जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे आपको हो ही जाएगी वो डिजीज। ठीक है, जेंडर, कोई कोई ऐसे चीज होते हैं जो कि जेंडर बेस्ड होता है। ठीक है, कोई ऐसा बीमारी होता है जो बस मेल को हो सकता है, कुछ ऐसा होता है जो बस फीमेल को ही हो सकता है। ठीक है, रेस, रेस मतलब आप किस जगह से आए हो, वो जगह का क्या डेमोग्राफी है वो। एथनिसिटी का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उधर से भी आप कुछ आपको डिजीज मिल सकता है। एजुकेशन, ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर है ये सारा। फैक्टर्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, आपके खुद के वजह से ये सब कैसे होता है आपको?
ठीक है, आपके वे ऑफ लिविंग की वजह से कैसे इफेक्ट कर रहा है ये चीज आपको। तो पहला है टोबैको। टोबैको के यूज की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा टोबैको, टोबैको मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो सिगरेट आप कह सकते हो, जैसे आप गुटखा कह सकते हो, उसको टोबैको कहते हैं। अगर आप टोबैको का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा ही होगा। अल्कोहल का यूज अगर ज्यादा कर रहे हो, शराब ज्यादा पी रहे हो आप, तो उस केस में भी आपको होगा। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ना के बराबर कर रहे हो, उस केस में भी आपको होगा। पर्सन का वेट काफी ज्यादा हो गया है, जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा पर्सन का वेट हो गया है, उस केस में भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा। फूड चॉइस, आप कैसा फूड खा रहे हो अपने लिए, उसके बेसिस पे भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा। अगर मेडिकल कंडीशन देखा जाए तो ब्लड प्रेशर, लिपिड्स, ग्लूकोज, वायरसेस, इन सब की वजह से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। ठीक है, तो जो 5 फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, जो कि रिस्क फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर आपको पहला है, सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके, थर्ड वन इज सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर, फोर्थ इज फैक्टर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ इज फैक्टर ऑफ मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब जो एनसीडी होता है आपका, ठीक है, हमने पढ़ा एनसीडी क्या होता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है उसके, वो सब तो हमने देख लिया। इसका टारगेट ग्रुप जो होता है, कोई भी इससे बचा नहीं है, ये मेन को भी होगा, वुमेन को भी होगा, चिल्ड्रन को भी होगा, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, अगर जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा है अगर ये प्रेजेंट है इन तीनों में से कहीं पर भी, तो वो आराम से आपको हो सकता है, मतलब आप में कॉज हो सकता है उसका। ठीक है, हेल्दी पीपल को भी रिस्क है इस चीज का, ऐसा नहीं है कि हेल्दी पीपल अगर हेल्दी है तो उनको ये नहीं हो सकता है, नो नो नो, वो उनको भी हो सकता है, दे नेवर नो। हो सकता है आप हेल्दी रह रहे हो लेकिन आपके जीन्स में वो चलते आ रहा हो, तो वो आपको भी होगा वो चीज। ठीक है, चांसेस है आपको भी होने के। ये जो प्रोसेस होता है वो काफी स्लोली होता है। ठीक है, मतलब इसका पता चलने से लेके, इनका दवा करने से लेके, ये क्योर होने तक का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है। और दिस इज द मेन कॉज ऑफ प्री मेच्योर मोर्टालिटी। प्री मेच्योर मोर्टालिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आजकल आप डेथ अगर देखोगे तो आप 25-30 साल की उम्र के ह्यूमंस का डेथ हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही इसका कारण यही है क्योंकि उनको काफी जल्दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्योर नहीं हो पा रहा है, और फिर प्री मेच्योर मोर्टालिटी हो रहा है। प्री मेच्योर मतलब आप बड़े होने, बहुत मतलब एज होने से पहले ही आपका डेथ हो जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मेजर कॉज ऑफ डेथ इन टूडेज टाइम। आज के समय का ये, आप मुझे ये बताओ, आपने कभी सुना है कि कोई आदमी, आजकल तो मैं अगर बताऊं आपको तो नॉर्मल डेथ बहुत कम हो रहे हैं। ओके, मेजरली जो डेथ हो रहे हैं वो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से ही हो रहे हैं। किसी को कैंसर हो गया तो वो मर गया, किसी को डायबिटीज हो गया तो उनका डेथ हो गया। ठीक है, किसी को सपोज कि लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो वो मर गए। तो आजकल के टाइम में ये मेजर कॉज ऑफ डेथ है, इसकी वजह से काफी ज्यादा डेथ हो रहा है। ठीक है, जैसे सीएचडी हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज की वजह से लोग का डेथ हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है बहुत कम उम्र में, तो उनका डेथ हो जा रहा है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाई बीपी तो लोगों को आजकल कम उम्र से ही चालू हो जाता है, जबकि हाई हाई बीपी इज वेरी बैड। ये कम उम्र में कभी नहीं होना चाहिए, दिस शुड हैपन, दिस शुड नॉट हैपन, बट इफ इट इज हैपनिंग तो ये थोड़ा ज्यादा उम्र में अगर हो तो ठीक है, मतलब आप दवा लेते रहो लेते रहो लेते रहो। लेकिन इन आजकल के जनरेशन में तो ये काफी पहले हो रहा है। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब मैंने आपको बोला लंग्स इन्फेक्शन अगर हो रहा है कुछ, तो कैंसर, कैंसर भी, कैंसर का तो कोई एज लिमिट है ही नहीं। ओके, कैंसर कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, आप ये समझ लो बर्थ जब कोई बच्चा लेता है उस टाइम पे भी उसको कैंसर हो सकता है, और उसके हर एक फेज में कैंसर होने का पॉसिबिलिटी है। ओके, डायबिटीज, डायबिटीज भी जनरली ओल्ड एज लोगों को होता है, लेकिन आजकल तो 30-35 तक भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है। ठीक है, विच इज वेरी बैड, होना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ मेजर कॉज ऑफ डेथ है आजकल, जिसकी वजह से डेथ हो रहे हैं ज्यादा।
अब ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अभी ये होता क्यों है? अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो ठीक है, एडवर्स फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, इसका मतलब पोल्यूशन वगैरह अगर आप देखा जाए, जीन्स वगैरह देखा जाए, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का देखा जाए तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि मतलब आप ढंग से अपना ना वर्कआउट कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हो, जो आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए वो आप ले ही नहीं रहे हो, तो ये सब की वजह से होता है। अभी इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मेन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड 2030 तक जो है, वो अगर डेथ होगा तो ये प्रोजेक्टेड है कि कितना परसेंट मतलब किस वजह से होगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है आपका 37%, दिस विल बी ड्यू टू कार्डियक डिसीज, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ये सब इतना ज्यादा हो रहा है आजकल कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से 2030 तक 37% डेथ होगा, विच इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, 31% डेथ जो है वो अदर क्रोनिक डिजीज की वजह से होगा। मतलब अगर आप क्रोनिक डिजीज का अकेले देख लो तो 68% डेथ हो रहा है क्रोनिक डिजीज की वजह से बस। ओके, मैंने आपको क्या बोला कि आजकल तो नॉर्मल डेथ किसी का हो ही नहीं रहा है, मोस्टली सब किसी ना किसी बीमारी की वजह से ही मर रहे हैं। ठीक है, तो 68% जो डेथ हो रहा है वो क्रोनिक डिजीज की वजह से ही हो रहा है अकेला, जिसमें कि मेन जो है वो हार्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो अभी 22% आया वो कैंसर की वजह से, कैंसर भी क्रोनिक में ही आता है। ठीक है, जो ये 5% है वो इंजरी अगर हो रहा है, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ अदर इंजरी उसके वजह से हो रहा है, और जो ये बाकी का 5% है ये कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रहा है। जो कम्युनिकेबल डिजीज अगर होता है तो उसकी वजह से डेथ होता है, तो उसको भी काउंट किया है, तो 5% ही हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि ये 68 प्लस अगर कैंसर का हम लोग 22 मिला लें, 90% जो डेथ हो रहा है वो बस और बस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रहा है। ओके, इट इज अ बिग अमाउंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर हमने पहले भी उस स्लाइड में पढ़ा है, एक बार और पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर क्या होता है। इसमें कुछ अलग भी होगा, जैसे कि पावर्टी। पावर्टी का क्या मतलब होता है? गरीबी। सॉरी इफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग। हाँ, गरीबी, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। ओके, अगर आप, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग मतलब जो थोड़े पुअर होते हैं, पैसे जिनके पास नहीं होते हैं, उनका क्या होता है कि वो प्रॉपरली खाना नहीं खा सकते हैं, उनके लिए सही इन्वायरमेंट नहीं होता है रहने का। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा है कि ये सारा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। तो गरीब लोग के पास इन्वायरमेंट नहीं होता है ढंग से पढ़ने का, सॉरी ढंग से रहने का, उनके पास हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं होता है कि कहाँ पर वो अगर कुछ होता है तो वो इलाज कहाँ करवाएंगे, कहाँ नहीं करवाएंगे, पॉल्यूशन वाले जगह पे ज्यादातर वो रहते हैं। ठीक है, खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलता है उनको, तो इस वजह से उनमें सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा उस उनमें ही होती है। सेकेंड वन इज पुअर डाइट। पुअर डाइट तो हर लोगों के लिए है। आजकल के लोगों को बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे पिज्जा बर्गर ये सब मोस्टली आजकल के लोगों को खाना पसंद है। हालांकि ये पुअर डाइट में आता है, बिकॉज उनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस और बस मैदा और अदर नेगेटिव थिंग्स ही मिल रहे हैं आपको उस खाने से। ठीक है, जो कि एक तरह से पुअर डाइट होता है। अगर आप ये भी कह लो, अगर आप डाइट का मतलब क्या, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बराबर से आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए। पुअर डाइट में क्या है, या तो आपको कोई न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहा है, और अगर मिल रहा है तो फिर वो आपको नेगेटिव कॉज कर रहा है वो आपको। ठीक है, हो सकता है कि एक ही न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारा रीजंस है जो कि इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आप देखा जाए तो फूड रिच इन फैट शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, आजकल हम लोग कोक पी रहे हैं,
ठीक है, कोक एक ऐसा चीज है जो कि इट इज, भले ही वो नन, अगर लिखा रहे नो शुगर, फिर भी उसमें शुगर का मात्रा होगा ही होगा। ठीक है, तो सोडा होता है उसमें, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो नहीं पीना चाहिए, बट पीपल पी रहे हैं आजकल। आजकल क्या, हमेशा से ही पीते ही आ रहे हैं। सॉल्ट कंजप्शन, किन्हीं किन्हीं लोगों को सॉल्ट एक्स्ट्रा भी डालते हैं वो लोग अपने खाने में। मतलब एक तो आपको खाने में मिला ही है सॉल्ट, उसके अलावा भी आप और सॉल्ट ले रहे हो ऊपर से, दैट इज वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट डू इट एनी केस। आपको सॉल्ट कभी भी ज्यादा नहीं लेना है। सॉल्ट अकेले की वजह से इतना सारा डिजीज होता है, यू कांट इवन इमेजिन कि हाउ मच सॉल्ट इज डेंजरस फॉर अ ह्यूमन। शुगर, किन्हीं किन्हीं लोगों को शुगर भी एक्स्ट्रा लेने का आदत होता है, वो मीठा ज्यादा खाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी, जैसे मिठाइयां हम लोग खाते हैं, मिठाई खाते हैं तो कंट्रोल नहीं रहता है कितना खा रहे हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल, वैसा नहीं करना चाहिए। फैट, फैट तो हर चीज में है। फैट इज अ थिंग जो कि हर एक स्ट्रीट फूड में पाया जाता है, इन एनी स्ट्रीट फूड, और अदर देन स्ट्रीट फूड, अगर आप घर में भी कुछ बना रहे हो फैट तो होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो फैट भी आजकल बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नो फिजिकल एक्टिविटी। और चलो आप खा रहे हो, लेकिन उसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी भी आपका पूरा नील है, मतलब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब बस ये नहीं होता है कि आप जिम जाओ, जिम जाके पूरा एक्सरसाइज करके आओ अच्छे से, वैसे कुछ नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है आपको जो सुटेबल लगेगा। अगर आपको जिम जाना है आप जिम जाओ, अगर आपको घर पे रह के ही टहलना है तो आप टहल लो, प्लीज वॉक, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे इंसान जो कि आप खा भी रहे हो अच्छे से और आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, तो उस केस में भी आपको वो रिस्क फैक्टर में आता है। टोबैको कंजप्शन, टोबैको तो आजकल, पहले तो बड़े खाते थे, अभी तो ऐसा हो गया है कि 8-10 साल के बच्चे भी खाना चालू कर दिए हैं टोबैको। मैंने तो वीडियो भी देखा था जिसमें छोटे बच्चे भी खा रहे हैं टोबैको। टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसके अकेले पैकेजिंग पे भी लिखा होता है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा टोबैको कंजप्शन हो रहा है उसका, तो दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अगर वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है, अगर वो शराब बहुत ज्यादा पी रहा है, तो उस केस में भी उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा ही होगा। ओके, अभी मालूम नहीं चलेगा आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि वो टाइम लेके उसका फैक्टर्स मालूम चलता है, उसका सिम्टम्स आता है, तो ये पहले नहीं मालूम चलेगा, ये बाद में पता लगेगा। और स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि हमने, आपने अपने ओल्ड एज, अगर आपके घर में होंगे लोग, तो आपने उनको बोलते हुए सुना होगा कि स्ट्रेस लेने की वजह से ही बहुत सारे बीमारी हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर कह लो आप, और भी बहुत सारा बीमारी है जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, तो पहले तो लोग उम्र में जाके स्ट्रेस लेते थे, अभी के लोग तो आई डोंट नो, दे आर टेकिंग स्ट्रेस फ्रॉम अ वेरी लोअर एज। मतलब आप कह लो 5-6 की बच्चे, स्कूल के बच्चे स्ट्रेस लेने लगे हैं आजकल, आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, जो भी चीजें आराम से हैंडल करो, ऑल थिंग्स विल बी गुड। पर स्ट्रेस की वजह से आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हो सकता है, दैट कैन लीड। नेक्स्ट, अगर हम लोग कैटेगरीज वाइज देखें रिस्क फैक्टर, तो हम लोग का एक पहला है आपका नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, सेकंड इज मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर, थर्ड इज इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब ये होता क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हियर इट इज नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम लोग इसको चेंज कर दे जाए कुछ। जैसे कि एज, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एज, एज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद से। ठीक है, एज आपका बढ़ते रहेगा, वो हमारे हाथ में नहीं कंट्रोल करना कि वाह अभी हम लोग 60 इयर्स के हो गए तो चलो हम लोग अभी 15 इयर्स के हो जाते हैं। नो, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। ओके, सेक्स मीन्स अगर आप मेल हो फीमेल हो, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, आप सेक्स
इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स आपको ये हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, मैंने पहले ही बताया है आपको। फैमिली हिस्ट्री का मतलब कि अगर आपके फैमिली में ही चलता आ रहा है कि आपके दादाजी को भी ये था, आपके पापा को भी कोई चीज था, तो ऑटोमेटिकली वो आपको भी होगा, ठीक है, वो फैमिली हिस्ट्री होता है। ओके, अगर हम लोग पढ़े मॉडिफेबल हेल्थ रिस्क फैक्टर का क्या मतलब होता है, जिसको कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, वो होता है मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। जैसे अनहेल्दी डाइट को हम लोग हेल्दी डाइट बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू मेक अनहेल्दी टू हेल्दी डाइट। वो अलग बात है कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं, बट इट इज पॉसिबल कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, इट इज पॉसिबल कि अगर हम लोग अपने डेली शेड्यूल में 30 से 45 मिनट का कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, इट इज पॉसिबल, पर वो लैक है कहीं ना कहीं, ठीक है। टोबैको यूज, हम लोग अपना टोबैको यूज कम कर सकते हैं या फिर ना के बराबर कर सकते हैं। अल्कोहल यूज कम कर सकते हैं या फिर ना के बराबर कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं करते हैं वो चीज, बिकॉज वी आर अडिक्टेड टू दिस, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये मॉडिफेबल है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब जैसे एयर पोल्यूशन कहीं पर हो रहा है, वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बट वो कंट्रोल होता नहीं है, ठीक है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें नॉन मॉडिफेबल रिस्क का, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारा, मतलब हम लोग के बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीज है उसका होने का संभावना भी बढ़ जाता है। जैसे शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड का फैट ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज होगा तो क्या होगा, हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये सब चीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप नॉन मॉडिफेबल डिजीज में देखोगे तो, ठीक है। मेन को है, मेन अगर देखा जाए तो मतलब रिसर्च कहता है कि जो मेन है उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा परसेंटेज में हो सकता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रीजन ये हो सकता है कि फीमेल जो है फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू मेल। तो ऐसा स्टडी कहता है कि मेल को थोड़ा ज्यादा चांसेस है होने का, ठीक है। फीमेल को भी चांसेस है, और रिप्रोडक्शन के बाद तो और ज्यादा चांसेस है, ठीक है। मॉडिफेबल का बात किया जाए तो अगर हम लोग फैट ज्यादा खा रहे हैं डाइट में, शुगर ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल कम ले रहे हैं, फाइबर भी कम ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको डाइट में अनहेल्दी डाइट आप ले रहे हो, उस केस में आपको क्या होगा, चांसेस है ये होने का, ठीक है। चलो फिर आगे, हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर। इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर क्या होता है, इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर बोथ मॉडिफेबल एंड नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर। इन दोनों के वजह से इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी भी बोलते हैं हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन को हम लोग हाई बीपी भी बोलते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके दिन भर में काफी टाइम चेंज होता है आपके बॉडी का, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफी लंबे टाइम तक हाई है, वो लो नहीं हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तो उस केस में आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये हाई बीपी होता क्यों है, जब ब्लड का जो प्रेशर है जो कि हार्ट में जा रहा है वो काफी जोर जोर से जा रहा है। मतलब कि जैसे कि हमने क्या हम लोग सुनते हैं कि अगर हम लोग गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो वो ब्लड फ्लो जो तेजी से होगा, तो जो हार्ट का जो वॉल है उसपे वो तेजी से लगेगा जाके, और तेजी से लगने की वजह से क्या होगा, हम लोग का बीपी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल होना कितना चाहिए, अगर हम लोग फास्टिंग का बात करें तो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 100 to 150 mg/dl, और अगर विदाउट फास्टिंग देखें तो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 140, सॉरी,
140 to 199 की रेंज में होना चाहिए। अगर इतना रेंज में नहीं है, अगर आपका काफी ज्यादा है इससे, तो आपको इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका, ठीक है। हाइपरलिपिडिया, ठीक है, हाइपरलिपिडिया मतलब लिपिड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है आपके बॉडी में, उसके वजह से भी हो सकता है। ओवरवेट और ओबेसिटी, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी की वजह से तो होगा ही होगा। और ओबेसिटी का क्या मतलब होता है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो जा रहे हो, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है अब, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, ओके। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज जो भी हो, अभी हार्ट रिलेटेड डिजीज कैसे होगा, जब जो हार्ट का ब्लड वेसल है अगर उसको कोई डिजीज इफेक्ट कर रहा है तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में जाएगा। ये स्मोकिंग की वजह से होता है, बीपी अगर ज्यादा हो तो हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सीएचडी का बात करें, कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने सुना, आपने सुना होगा कि जो हार्ट का जो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा। तो हार्ट का ब्लॉकेज जो होता है उसको ही सीएचडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीएचडी। जब हार्ट के वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है, जब ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है ढंग से, उस केस को कहते हैं सीएचडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, मतलब हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा है, तो उस केस में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायबिटीज। क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। डायबिटीज में क्या होता है, जब आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड शुगर देखो मेन रीजन है आपके बॉडी में एनर्जी होने का, लेकिन अगर वही ज्यादा हो जाएगा तो वो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड शुगर आता किधर से है, हमारे पैनक्रियाज में एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, खाने में जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी फॉर्म में और ब्लड में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा हो जाए देन इट विल कॉज रियली डायबिटीज कॉज कर जाएगा, जो कि एक लाइफ टाइम डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैंसर। कैंसर तो नाम से ही मालूम चलता है कि इट इज वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है, देखो हम लोग के हमने पढ़ा है कि हमारा जो बॉडी में जो सेल होता है, जैसे ये सेल है, तो ये डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हर एक बॉडी पार्ट में होता है, लेकिन अगर यही सेल इसकी जगह पे ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, अनकंट्रोलेबल डिवाइड हो जाए और वो स्प्रेड हो जाता है चारों तरफ, तो उस केस में कैंसर हो जाता है, ठीक है। डीएनए में भी चेंजेस आते हैं जो कि खराब चेंजेस होते हैं, उस केस में भी कैंसर होता है। ये आपका जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वायरस के अटैक से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि लंग्स में अगर कोई डिजीज है जो कि एयर फ्लो इन लंग्स को अगर इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, आपका लंग्स ब्लॉक हो गया है, आपका एयर फ्लो हो ही नहीं रहा है, आप सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो सब होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। टूथ डिके तो मालूम ही है, गम्स इशू, ठीक है। अगर टूथ में कीड़े लग गए हैं तो कीड़े लगने की भी वजह होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ मीठे चीज खा रहे हो तो उसकी वजह से कीड़ा जल्दी लगता है। गम्स डिजीज क्या होता है कि आपको बाहर से कुछ बैक्टीरिया आपके गम्स में आ गए हैं जो कि आपके टीथ को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ब्रश नहीं करते हो उस वजह से हो सकता है, ठीक है। उस कोई दूसरा हैबिट है उसके वजह से हो सकता है, तो वो जो गम्स होते हैं आपको टीथ आपके गम्स के ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गम्स है वो कमजोर हो जाएगा, तो आपके दांत में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही नॉन मॉडिफिएबल रिस्क हमने बता दिया, वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, ये कोई सेम नहीं होता है, आपका एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से और फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। मॉडिफिएबल हेल्थ रिस्क का बात करें तो कैन चेंज बाय स्पेसिफिक एक्शन, अगर आप कुछ ढंग का एक्शन करोगे तो ये चेंज हो सकता है फॉर श्योर। लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो जरूर चेंज होगा। अनहेल्दी डाइट को कंट्रोल करोगे तो जरूर चेंज हो सकता है ये। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करोगे तो चेंज हो सकता है। टोबैको यूज, अल्कोहल यूज कम करोगे तो ये मॉडिफाई हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हमने बताया कि पोल्यूशन हो गया, सनलाइट हो गया, इन सबको अगर आप थोड़ा कंट्रोल करते हो तो आप बच सकते हो। आगे जाने से पहले हमने नया लोन जो कोर्स है उसके बारे में आपको बताना है, दैट इज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 का। यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे आपको क्लास नोट्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, 1 क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ये पूरा क्वालिटी कंटेंट आपको बस और बस 1799 में मिलेगा। अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज जाके चेक करो। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, आप इससे भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और हमारा वेबसाइट है agriculturegk.in, इससे भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर में क्या हो गया, वही जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि दोनों मिलके ये चीज करते हैं, मॉडिफेबल और नॉन मॉडिफेबल की वजह से ही इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट ट्रेंड इन रिस्क फैक्टर। आजकल क्या रिस्क फैक्टर सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। लोग इतने ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रहे हैं आजकल, तो इट इज गुड इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, पीपल थिंक यू आर वेरी कूल, इसलिए आप अल्कोहल का यूज कर रहे हो, इट इज वेरी गुड, बट नो इट इज नॉट गुड। आप अपने कूल कूल की वजह से अपने बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो एक्सेसिव, और मैंने यहाँ पर एक्सेसिव लिखा है, तो ये देखना आपको, मैं अल्कोहल तो पहली बात आपको पीना ही नहीं चाहिए, अगर आप पी रहे हो तो एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल यू शुड नॉट डू। ठीक है, इस ये होता है प्री मेच्योर डेथ का कारण। आप अपने उम्र से पहले मर रहे हो तो उसका कारण है अल्कोहल की वजह से आप मर रहे हो। आपको अगर कुछ डिसेबिलिटीज हो रहे हैं तो वो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से ही हो रहा है। आजकल तो अल्कोहल में स्पिरिट्स ओनली, स्पिरिट क्या होता है जिसमें कि हाई लेवल ऑफ अल्कोहल होता है, तो उसके वजह से तो ज्यादा, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो मेन रीजन है आजकल अगर हो रहा है ये चीज तो। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल इनएक्टिवनेस। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव नहीं हो तो उस केस में भी आपको होगा। ठीक है, आपको अपने रूटीन में 30 मिनट्स कम से कम फिजिकल एक्टिविटी डेली करना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट्स। आप वॉक कर लो मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक है, या फिर आप कुछ अदर थिंग्स कर लो 30 मिनट्स, लेकिन आपको फिजिकल इनएक्टिवनेस की वजह से CHD इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप वॉक करोगे तो ये स्ट्रोक का, डिप्रेशन का, इन सब का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर कोई और फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो। अगर फिजिकल इनएक्टिविटीनेस हम लोग के कंट्री में ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि लोग फिजिकल इनएक्टिव है, लोग अपने काम में नहीं ध्यान देंगे, काम में नहीं ध्यान देंगे तो उनका इकोनॉमिक नहीं बढ़ेगा, अगर इकोनॉमिक नहीं बढ़ेगा दैट मींस दैट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है, कंट्री का भी इकोनॉमी उससे डाउन होता चला जाएगा। सॉल्ट एंड सोडियम इनटेक, मैंने पहले भी बोला है कि ये तो मेन रीजन है। सोडियम आपके बॉडी में एक लिमिट में जाना चाहिए, अगर वो लिमिट क्रॉस होता है इट विल इफेक्ट योर होल सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओके, 2 ग्राम से ज्यादा एक दिन में आपको सोडियम कंज्यूम, आप कोशिश करोगे 2 ग्राम से भी कम ही करो आप सोडियम इनटेक। ठीक है, ये सबसे मेन रीजन ये हाई बीपी करता है। अगर आपको हाई बीपी हो गया मतलब आपको 2-3 डिजीज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हार्ट का रेट भी ये, हार्ट डिजीज का भी रेट ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो सोडियम और सॉल्ट आपको बिल्कुल लिमिट में ही लेना चाहिए। नेक्स्ट, टोबैको यूज, ऑब्वियसली टोबैको तो आजकल का ट्रेंड हो गया है, तो टोबैको यूज तो जरूरी, सबको बहुत आजकल टोबैको, सिगरेट सबको पीना ही है, गुटखा सबको खाना ही है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक तो खाते ही हैं। तो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट गुड, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। ग्लोबल रिस्क ऑफ इलनेस एंड डेथ, ये ग्लोबल रिस्क है इलनेस और डेथ का। ठीक है, नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में पहले। इसके वजह से हार्ट डिजीज होता है, किडनी डिजीज होता है, वैस्कुलर डिजीज होता है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, मैंने आपको पहले क्या बताया कि अकेले हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 3-4 डिजीज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके पास। और हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, हाई सॉल्ट इनटेक, अगर आप मोटापे के शिकार हो, अल्कोहल अगर ज्यादा पी रहे हो, तो इन सब चीज की वजह से होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का टाइप्स क्या है, पहला है प्राइमरी, जिसमें कि आपका मतलब हाई बीपी होता है लेकिन वो आपको कोई किसी चीज की वजह से नहीं हो रहा है, वो मतलब कोई डिजीज की वजह से नहीं हो रहा है, वो आपका हो रहा है क्रोनिक हाई बीपी, या हो सकता है आपका हेरिडिटरी हो वो। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी है वो आपके किसी और डिजीज की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं।
एलिवेशन ऑफ बीपी एसोसिएटेड विद अदर डिजीज, ठीक है, उस केस में हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं। इसका वजह क्या है? इनएक्टिवनेस ऑब्वियसली, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो तो, ओबेसिटी मतलब मोटापा, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, सोडियम इंटेक ज्यादा हो रहा है, टोबैको इंटेक ज्यादा हो रहा है, और एज के साथ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है बीमारी, ठीक है। तो ये सब रीजन है आपका हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? अगर आप ओवरवेट हो, क्या हो आप? ओवरवेट, बहुत ज्यादा, जैसे इसके तरह आप बस फालतू की चीजें खा खा के अपना वजन बढ़ा रहे हो। ये हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी के में रिजल्ट करता है, डायबिटीज करवा सकता है, हार्ट स्ट्रोक मतलब आपको हार्ट अटैक भी दिलवा सकता है। इसका कॉज वही है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, डाइट ढंग से नहीं ले रहे हो, डाइट में आप बस जंक फूड खा रहे हो, ड्रग्स, कोई कोई तो मेडिसिन खाने से भी लोग की बॉडी को इफेक्ट होता है, आपका बॉडी फूलना चालू कर देता है। तो उसकी वजह से भी, और जेनेटिक्स मतलब अगर आपके पेरेंट्स का भी यही हाल है तो आपका भी यही हाल होगा, चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट थिंग दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो मेजर हेल्थ इशू है आजकल, इट इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी वजह से क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से इतने लोग का डेथ हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा लोग का डेथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है वो पीपल आजकल, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहना रिस्ट्रिक्टेड, आपको नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोगों को कुछ और जगह नहीं मिलता है तो वो लोग इंडस्ट्री के पास शिफ्ट हो जाते हैं, और इंडस्ट्री के पास से बहुत केमिकल गैसेस वगैरह निकलते हैं, केमिकल वेस्टेज निकलता है, जिसकी वजह से आपको लंग्स डिजीज हो सकता है और फिर आपका डेथ भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के में भी निकल सकता है गैस, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वेस्ट को अगर आप जला रहे हो, चाहे कुछ उसका कर रहे हो, तो उसमें भी एयर पोल्यूशन होने का संभावना है, डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैंसर मतलब क्या होता है? अंडर कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। ये मेटास्टेटिस भी कहते हैं इसको, ये इनिशियल स्टेज होता है जबकि आपका ग्रोथ, जो आपका सेल जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपका ऐसे इसको ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक कैसे हो रहा है? ये ब्रेक ऐसे हो रहा है, तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, उसके वजह से होता है। वेरी हार्ड टू क्योर, यू ऑलरेडी नो इट, बहुत हार्ड है क्योर करना। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि क्योरेबल भी है, कुछ टाइम पहले तो ये क्योरेबल भी नहीं था। अगर कैंसर हो गया मतलब कि श्योरली आपका डेथ हो गया, मतलब आप समझ लो। टेक्स लॉन्ग टाइम टू शो सिम्टम्स एंड क्योर एज वेल। सिम्टम्स में तो काफी टाइम देता ही है, और ये ठीक होने में भी काफी टाइम लगाता है, ठीक है। कैंसर हमारे बॉडी में एक जीन्स होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं ओन्कोजीन्स। ये जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर आपके बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ कराना है तो उसके लिए जीन्स जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ओक्नो जीन्स जो है वो कंट्रोल ना कर पाए सेल डिवीजन, जो कि अब नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो वो कैंसर सेल में फिर कन्वर्ट हो जाता है। और कैंसर सेल जैसे ही बन गया मतलब वो फैलेगा भी और बढ़ेगा भी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट व्हाट व्हाई इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आखिर ये डे बाय डे रुक क्यों नहीं रहा है, बढ़े क्यों जा रहा है? तो सबसे पहला है शिफ्टिंग। बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो रहा है कि अभी रूरल एरिया से, कहीं ना कहीं देखो आप, रूरल एरियाज में फैसिलिटीज नहीं होते हैं, बट इट इज मोर सेफर टू लिव इन रूरल एरियाज। उधर पोल्यूशन नहीं होता है, उधर आपको जंक फूड नहीं मिलेगा ज्यादातर। तो और भी बहुत सारे कारण है, अब लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उनका डाइट चेंज हो रहा है, उनका एक्सरसाइज करने का तरीका चेंज हो रहा है, अदर भी बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है। तो उसके वजह से, लाइफस्टाइल चेंज के वजह से जो है आपका ये इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज फिजिकल वर्क ड्यू टू मोटर व्हीकल। अब मोटरसाइकिल आ गया है, कार आ गया है, लिफ्ट्स आ गए हैं, और भी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल आइटम आ गया है, जिसके वजह से आपका फिजिकल वर्क तो बिल्कुल नील हो गया है। आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हो इन मोटर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे कुछ भी करने के लिए। लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसके वजह से भी ये इंक्रीज हो रहा है। यूज ऑफ टोबैको तो कभी नहीं रुकने वाला, आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल इसको रोकने के लिए। अल्कोहल भी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, वो भी ऑल एज ग्रुप के लिए, तो उस केस में भी ये इसलिए बढ़ रहा है। ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर इन फूड, और यू कैन से बेवरेज, अगर आपको डाइट में ज्यादा है तो उसके वजह से भी हो रहा है, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल का आप कंजप्शन कम कर रहे हो तो उसके वजह से भी हो ही रहा है।
रिफाइंड प्रोडक्ट ज्यादा खा रहे हो तो उसके वजह से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल कैसे करें अब? तो पहले तो हम लोग को एंटी टोबैको कंट्रोल, पहला पॉइंट, टोबैको कंट्रोल के लिए कोई ऐसा एंटी कंट्रोल करो ताकि टोबैको का यूज कम हो जाए आपके सराउंडिंग्स में। आपको प्रमोट करना पड़ेगा हेल्दियर डाइट को, वाया टेलीविजन से प्रमोट कर लो आप, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हेल्दी डाइट को प्रमोट करो। कोलेस्ट्रॉल इंटेक को कम करो जितना हो सके, सॉल्ट इंटेक को कम करो। ठीक है, डाइटरी फाइबर ज्यादा खाओ अपने डाइट में, स्ट्रेस को कम करो, डिप्रेशन को कम करो, फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा करो। ठीक है, अल्कोहल के यूज को कम करना चाहिए। और पुअर सॉरी इंप्रूविंग पीपल हेल्थ केयर, अगर हम लोग का हेल्थ केयर अच्छा हो तो हम लोग इन डिजीज से बच सकते हैं। तो हेल्थ केयर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी होना चाहिए, फैक्टर है, वो भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ये आपको पिक्चर्स से मालूम चल जाएगा होगा कि ओल्ड हैबिट से न्यू हैबिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पिक्चर में हम लोग हेल्थियर मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। थर्ड में आप देखोगे कि हम लोग नो कह रहे हैं टोबैको और अल्कोहल को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ में हम लोग मेंटल हेल्थ देख रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, वो सब कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो इसमें बताया गया है कि कुछ जो चीज है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे रिड्यूस टोबैको यूज, टोबैको को यूज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर हम लोग उस पर एक्सरसाइज टैक्स ज्यादा इंक्रीज कर दे तो लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग उस चीज को थोड़ा कम खरीदने लगते हैं। तो अगर टोबैको का प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है कि लोग कम खरीदना चालू कर दें। पैकेजिंग, टोबैको का पैकेजिंग बिल्कुल उतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेन पैकेजिंग होना चाहिए जिसमें कि क्लियरली मेंशन्ड हो लार्ज ग्राफिक में कि हेल्थ वार्निंग, कि उससे कैंसर हो सकता है, फिर कोई और बीमारी हो सकता है, उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में। ये नहीं कि कहीं छोटा सा डाल दिया क्योंकि तो लोग पढ़ने भी नहीं वाले और बस खा लेंगे। ठीक है, उसके अलावा बैन लगा लगा देना चाहिए टोबैको एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेट एक्सपोजर। हाँ, आजकल आप देखते होंगे वर्क प्लेसेस में स्मोकिंग एरिया है, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो और बढ़ावा दे रहा है कि अगर आपका स्मोकिंग एरिया है दैट मीन्स आप करो स्मोक, तो वो भी बंद हो जाना चाहिए। एजुकेट करना चाहिए हम लोग को मास मीडिया के थ्रू कि ये सब गलत है, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, अगर अल्कोहल का बात करें, इसमें भी एक्सरसाइज टैक्स बढ़ा दो ताकि लोग कम खरीदें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसका थोड़ा कम कर दो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दो एडवर्टाइजमेंट में। ओके, enact and enforce restriction on the physical availability of retailed alcohol via reduce hour of sale। हाँ, अगर आप आवर ऑफ सेल कम कर दोगे तो इससे क्या होगा कि फिजिकल जो अवेलेबिलिटी है अल्कोहल का वो भी कम हो जाएगा। जैसे आप दुकानदार को बोलोगे कि आपको सुबह में 11 से 2 ही बस खोलना है दुकान, तो वो 11 से 2 ही दुकान खोल सकता है, उसके बाद तो वो खोलेगा नहीं। तो लोग का थोड़ा कम हो जाएगा अवेलेबिलिटी ये लेने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए। ठीक है, अनहेल्दी डाइट, रिड्यूस अनहेल्दी डाइट, इसमें क्या आता है, अगर हम लोग रिफॉर्मुलेशन करते हैं प्रोडक्ट का जिसमें कि कम सॉल्ट कम शुगर, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर हो, फैट हो, तो उसको हम लोग रिफॉर्मुलेट कहते हैं। अगर कुछ ऐसा हम लोग खाएं जिसमें सॉल्ट कम है, शुगर कम है, फैट कम है, फाइबर ज्यादा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा है, तो वो हम लोग का हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट इनटेक वही है, सॉल्ट इनटेक कम करना चाहिए। चेंज इन कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया के थ्रू हम लोग ये बता सके कि ये सब कम खाना है। पैकेजिंग, रिड्यूस साल्ट इनटेक थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रंट ऑफ पैकेट लेबल। अगर लिखा हो साल्ट में कि आपको इसको कम कंज्यूम करना है, ऑलरेडी मेंशन हो, तो हो सकता है कि लोग पढ़ के थोड़ा कम करें। रिड्यूस फिजिकल इनएक्टिविटीज, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या होगा, वही होगा कि आपको पब्लिक वाइड पब्लिक एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। मास मीडिया के थ्रू ये कैंपेन आपको करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज, ठीक है, आपको ड्रग थेरेपी लेना पड़ेगा इस चीज के लिए, आपको हार्ट के लिए और डायबिटीज के लिए, इन सबको आपको थेरेपी ही लेना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो सकता है। ठीक है, कैंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन। अगर आपका उस कैंसर का वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो आप ले लो। अभी गर्ल्स का 9 to 3 years के लिए गर्ल्स का
पैल्मिलो वायरस के लिए ये क्या नाम है वैक्सीन है, तो वो आप ले लो। इट इज बेटर कि आप ले लो पहले, तो आपको चांसेस है कि आगे जाके आपको नहीं होगा। इसके अलावा आप विजुअल इंस्पेक्शन करते रहो, देखते रहो, अदर जो टेस्ट होता है वो करवाते रहो थोड़े थोड़े टाइम पे, ताकि आपको मालूम चलता रहे आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब, इसके अलावा भी कुछ कुछ है जिसके जिसके थ्रू आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम कर सकते हो। ठीक है, तो हियर वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, and it will be very helpful for your exam. Thank you for watching the video. If you like it, please like, share, and subscribe. Thank you. Till then, take care. Bye.